प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पूर्व के वीडियो से आप भली-भांति परिचित हैं, मैं वीडियो निरंतर आप लोगों के बीच प्रस्तुत करते रहा हूं और मैं मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ाने के बाद मैं प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर प्रस्तुत हुआ था और यह मैं बता चुका हूं कि देयर आर थ्री पार्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इन इंडिया। फर्स्ट कॉलम इज प्री हिस्ट्री, जिसको मैं प्री हिस्ट्री को मैं प्रागैतिक इतिहास कहा था। और प्री हिस्ट्री जो है इंडिया में वो 5 लाख से 2500 बीसी है। और प्री हिस्ट्री के अंतर्गत मैं स्टोन एज, जिसे पाषाण काल कहा गया था, वो 5 लाख से 5000 तक स्टोन एज को भली भांति हर वीडियो में काफी विस्तार से बता चुका हूं फ्रेंड्स। इसके बाद मैं प्री हिस्ट्री के अंतर्गत कॉपर एज को बताया था। 5000 से 2500 कॉपर एज है। तो स्टोन एज और कॉपर एज को मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक अपने वीडियो में प्रस्तुत कर चुका हूं। अब मैं शुरू किया था प्रोटो हिस्ट्री, जिसे आदि इतिहास कहा जाता है। और इस प्रोटो हिस्ट्री में विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता और विश्व की सबसे बड़ी सुव्यवस्थित सभ्यता और समूचे विश्व के लिए अभी भी प्रेरणा का स्रोत सिविलाइजेशन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व की नदी घाटी सभ्यताओं में यह सबसे अद्वितीय सभ्यता मानी जाती है। और ये सभ्यता विश्व की हर कला और संस्कृति को अपना योगदान अभी भी दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब तक पृथ्वी है तो ये सभ्यता अजर और अमर है। तो फ्रेंड्स, इस प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का वीडियो बना चुका हूं, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2। और वीडियो को हम क्रम को आगे जारी करते हुए मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पर बहुत ही विस्तार पूर्वक आज फिर बोलने वाला हूं। और वो आपके लिए इतना रामबाण होगा, आप वीडियो को देखिएगा। मैं अभी जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो अपनी वाणी से बोलने जा रहा हूं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, जो सबसे बड़ी संगठित और सबसे बड़ी सुव्यवस्थित और विश्व को अपना आदर्श प्रस्तुत कर रही है। और विश्व के हर कोने के लोग इस सभ्यता को अभी तक जो इसकी बातें हैं उसको एडॉप्ट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सोशल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सामाजिक स्थिति है उस पर मैं आज प्रकाश डाल रहा हूं वीडियो में। और मैं काफी गहराई से कॉन्सेप्ट से फिर आज मैं समझाने वाला हूं। तो मैंने चैप्टर क्या बोला फ्रेंड्स? प्रोटो हिस्ट्री। क्या बोला? प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत मैं क्या बोला? इंडस सोशल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। चैप्टर का नाम क्या है? प्रोटो हिस्ट्री के तहत सोशल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति। तो आप ये जान रहे हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में प्री हिस्ट्री की भी पूरी जानकारी पुरातत्व पर निर्भर है, आर्कियोलॉजी साइंस पर निर्भर है। इसमें 1% भी डेवलपमेंट नहीं है लेखन कला की। और हमारा जो प्रोटो हिस्ट्री है, जो इसकी सर्वमान्य डेट 2500 से लेकर 600 बीसी है, जिसमें इंडस वैली को पढ़ना है और वैदिक काल को भी पढ़ना है। तो 600 बीसी तक जो भी लेखन कला है उसको पढ़ पाना संभव नहीं हो पाया। इसलिए मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भी जानकारी है वो आर्कियोलॉजी से ही संभव है, पुरातत्व से ही संभव है। इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सोशल लाइफ है, सामाजिक स्तर है, वो भी आर्कियोलॉजी से ही हमको जानकारी मिल सकती है। तो धरती के अंदर जो खुदाई हुई, जो मोहर मिला, जो लिपि मिला पुरातत्व विभाग को, उस आधार पर सोशल लाइफ के बारे में बताया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो समाज हैं, जो सुखी संपन्न समाज है, वो दुर्ग के किनारे स्थित है। पश्चिम की ओर दुर्ग होता था, वो दुर्ग में रहते थे। और जो मेरा मध्यम वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, वो बाहर रहता था टीला की ओर।
तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि सिंधु के समाज में जो सुखी संपन्न लोग हैं वो दुर्ग की ओर रहते थे, और जो मध्यम वर्ग है, श्रमिक है, व्यापारी लोग हैं, उसमें शिल्पी लोग हैं, कई लोग हैं, वो पूरब की ओर, टीला की ओर रहते हैं। अब इतिहासकार ये बोलता है कि सिंधु के जो समाज है उसमें विद्वान लोग हैं, योद्धा हैं, श्रमिक हैं, व्यापारी हैं, और इसके समाज में कई लोग ऐसे हैं, जैसे कि सिंधु का जो समाज है वो परिवार है, और यह जो परिवार है उसमें गरीब अमीर कई लोग हैं। तो सिंधु के समाज में जो बड़े बड़े भवन है उसके थोड़ी से ही बगल में छोटे छोटे भी मकान है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि सिंधु का जो समाज है उसमें अमीर और गरीब लोग काफी सामंजस्य से रह रहे हैं। किसी प्रकार का कोई भेदभाव न अमीर में है न गरीब में। अब बात होती है कि जो सिंधु का समाज है उसमें नारी प्रधान है। सिंधु के समाज में जितनी भी मोहर मिले हैं, है ना, जितनी भी लिपि मिले, उस मोहर में जो चित्र है उसमें स्त्री के चित्र को ज्यादा दर्शाया गया है। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि इंडस वैली का जो समाज है वो मातृशतात्मक है और स्त्री प्रधान समाज है। अब बात होती है कि यह जो समाज है, सिंधु घाटी की जो समाज है उसमें कई सुनार हैं। सुनार, चूंकि इसलिए मैं कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो औरत है वो सोना और चांदी की जेवर अमीर घराने की औरत पहनती थी, और जो गरीब घर की औरत है वो शंख का और मिट्टी से बने हुए जेवर और कांसा के जेवर पहनते थे। तो निश्चित तौर पर यह जो है यह आभूषण बनाया कौन होगा? तो सोनार बनाया होगा। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि सिंधु के समाज में सोनार भी है, सिंधु के समाज में बढ़ई लोग भी है, सिंधु के समाज में मछुआरा भी है, सिंधु के समाज में नाई भी है। तो निश्चित तौर पर सिंधु के समाज में शिल्पकार भी है, सिंधु के समाज में कुम्हार भी है। तो निश्चित तौर पर समाज भी कई वर्गों में बटा होगा। अब बात होती है कि जो मेरा समाज है, सिंधु समाज है, ये लोग शांति प्रिय ज्यादा थे, युद्ध से कोसों दूर थे। यानी ये लोग काफी सुख शांति अमन और चैन से शांति प्रिय जीवन व्यतीत करते थे। चाहे उस समाज का कोई भी वर्ग हो उसमें शांति भावना थी कूट कूट कर। अब बात होती है कि जो सिंधु के समाज है वे लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं। सिंधु के समाज में लोग गेहूं जौ, जो पशु है ज्वार बाजरा खा रहे हैं, दाल का प्रयोग हो रहा है, चना का प्रयोग हो रहा है, ये शाकाहारी है। सिंधु के समाज के लोग मांसाहारी है, वो मुर्गे के मीट ज्यादा खाते हैं, चिकन को खाते हैं, और अभी भी हम लोग चिकन को ज्यादा खाते हैं, क्योंकि वो मुर्गा मुर्गी को लड़ाते थे। तो इस बात का संकेत है कि सिंधु के समाज में मुर्गा लोग वो ज्यादा खाते होंगे। अब बात होती है कि वहां की जो समाज है, सिंधु के समाज में वो लोग क्या हो रहे हैं कि वो लोग स्त्री हो या पुरुष हो वो श्रृंगार प्रसाधन से युक्त है। वो लोग जो पुरुष होते थे वो धोती पहनते थे, और अभी भी के समाज में जितने भी पंडित है पूजा वो जो कराते हैं वो धोती पहन के पूजा कराते हैं। जो भी शादी ब्याह होती है पुरुष में धोती को पहन कर ही होती है, और ये प्रथा इंडस वैली सिविलाइजेशन ने लाया और उसको समूचा विश्व मान रहा है। धोती पहनने के हिंदू धर्म में धोती को काफी शुभ माना जाता है। तो पुरुष का जो प्रिय पोशाक है वो धोती है, और उस समय औरत घाघरा चोली पहनती थी, और उस समय पुरुष भी फैशन में युक्त थे। पुरुष भी जो है अपना शेविंग करते थे, और पुरुष भी उसमें अस्तूरा मिला है, चंदूद्रों से अस्तूरा मिला है। तो निश्चित तौर पर पुरुष भी मूछ रखते थे, और बिना मूछ वाले भी पुरुष वहां मौजूद हैं। अब बात होती है कि वहां की जो स्त्री है वो घाघरा चोली पहनी है, स्त्री काजल का प्रयोग करी है, हड़प्पा से काजल के प्रमाण मिले हैं, हड़प्पा से पाउडर के प्रमाण मिले हैं। वो लोग लिपस्टिक लगाती थी, चंद्रोदय में लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। वे लोग सिलाई हुए वस्त्र पहनते थे, क्योंकि लोथल से सुई के प्रमाण है, लोथल से बटन के प्रमाण है। तो निश्चित तौर पर मैं यह कह सकता हूं कि सिंधु का जो समाज है वो सिलाई हुए वस्त्र भी पहनते हैं। कितना डेवलप है वो। अब वहां की स्त्रियां आप देख रहे हैं बाल डाई कर रही है, पुरुष बाल डाई कर रहे हैं, पुरुष मूछ दाढ़ी रख रहे हैं, स्त्री जो है वो अपने माथा में चोटी बांध रही है, फीता लगा रही है, लिपस्टिक लगा रही है, काजल लगा रही है, पाउडर का प्रयोग कर रही है, अपनी साड़ी में पीन का प्रयोग कर रही है। तो निश्चित तौर पर
वो समाज श्रृंगार प्रसाधन युक्त या स्त्री हो या पुरुष हो, वो दोनों मौजूद है। क्लियर हो गया होगा, मैं पूरा बोल रहा हूं आज। इसके बाद वहां के जो समाज है, सिंधु के जो समाज है, उसका सबसे प्रमुख है सूती। वो सूती कपड़ा का ज्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि सिंधु का जो महानगर है वो ज्यादा गुजरात में है, और गुजरात में सबसे ज्यादा कपास होती थी, क्योंकि सिंधु समाज जो है सबसे ज्यादा खरीफ में कपास को उगाए और कपास से वो सूती वस्त्र बनाए, और इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला सूती वस्त्र उद्योग है। और प्राचीन भारत के इतिहास में सूती वस्त्र की आधारशिला सिंधु घाटी सभ्यता में इंडस वैली सिविलाइजेशन में रखी गई। अब बात होती है कि वह जो समाज है, सिंधु का जो समाज है, मैंने कहा कि सिंधु के समाज वो ऊनी वस्त्र भी पहनने हैं, सूती वस्त्र भी पहनने हैं, श्रृंगार प्रसाधन युक्त है। अब वो लोग मनोरंजन क्या कर रहे हैं? सिंधु के समाज में सबसे पहले मैं देखा कि वो लोग पासा का शतरंज का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि लोथल से शतरंज के प्रमाण है। वो लोग मछली को मार रहे हैं, वो भी एक मनोरंजन का साधन है। मोहनजोदड़ो से कांसे के नृत्य करती मूर्ति मिली, तो इसका मतलब वो नृत्य से भी अपनी मनोरंजन को भली भांति परिचित थे, मनोरंजन करते थे। वो भी समाज का एक भाग है। मछली मार रहे हैं, पशु पक्षी को आपस में लड़ा रहे हैं, निश्चित तौर पर वो लोग शतरंज खेल रहे हैं, लोथल से शतरंज के प्रमाण है। तो ये सब मनोरंजन के साधन हैं। सिंधु की जो समाज है वो प्रकाश के लिए मिट्टी के मोमबत्ती यानी दिए का प्रयोग करते थे, किताबों के समाज में रोशनी आए, अंधकार दूर हो। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, और यह कह सकता हूं कि भारत की सभ्यता और संस्कृति में जो औरत है वो अपनी मांग में सिंदूर भरती है, और अभी भी भरती है। हिंदू धर्म में जो खासकर भारत की धरती है, प्रत्येक औरत जिसकी शादी हो गई वो मांग में सिंदूर भरती है। और यह प्रथा सिंधु घाटी की सभ्यता में औरत ने शुरू की, क्योंकि इसकी प्रमाण है बलूचिस्तान जो पाकिस्तान है उसमें नौसारी एक जगह है, वहां पर एक ऐसी मोहर मिली है जिसमें औरत की मांग में सिंदूर को दर्शाया गया है, और वो जगह नौसारी है। तो निश्चित तौर पर वो समाज अभी हम लोग को बहुत सारा चीज दे रहे हैं। वह समाज, उसी के समाज से हम सीखे। तो निश्चित तौर पर सिंधु की जो समाज है, ये सभी बात को मैं रखा हूं आज विस्तार पूर्वक। इसके बाद सिंधु के समाज में मोहर है ना, लिपि है। जो सिंधु की समाज की लिपि है वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जा रही है, और उसमें 400 अक्षर का प्रयोग हुआ है। और इस लिपि को बाव स्त्रिफेदन लिपि कहते हैं, और गोमूत्र लिपि भी कहते हैं। और यह द्रविड़ भाषा के काफी करीब नजर दिखने को लग रहा है, लेकिन इस लिपि के अक्षर को अभी तक नहीं पढ़ा गया है। तो सिंधु सभ्यता की लिपि को मैंने बताया। सिंधु सभ्यता में जो मोहर है जो सेलखरी के बने हुए हैं, वो वर्गाकार मोहर है, आयताकार मोहर है। और सिंधु सभ्यता का जो सबसे प्रचलित मोहर है वो वर्गाकार है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पशु को दर्शाया गया है, और जो श्रृंगार प्रसाधन से युक्त होते थे, पशु पक्षी सभी चीज को जो है वर्गाकार मोहर में दर्शाया गया है। तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे प्रचलित मोहर है ना, वो वर्गाकार है। और इसके अलावा आयताकार मोहर भी है, और सिंधु सभ्यता में बेलनाकार मोहर भी है। तो सिंधु सभ्यता में यह वर्गाकार आयताकार मोहर वो सिंधु सभ्यता खुद की है, जबकि बेलनाकार मोहर यह मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता में आए, और मोहनजोदड़ो में बड़ी पैमाने पर बेलनाकार मोहर प्राप्त हुए हैं, जो मेसोपोटामिया से मोहनजोदड़ो में आए। तो मैंने वर्गाकार आयताकार और बेलनाकार मोहर को भी बताया, लिपि को भी बताया, पूरी सामाजिक ढांचा में स्त्री कैसे हैं, पुरुष कैसे हैं, वो पूरी चीज को मैं आज वीडियो में विस्तार से बताया हूं। फ्रेंड, इस वीडियो को बार बार देखिए। ये रामबाण से भारत के हर कोने में, चाहे वो बच्चा किसी भी कोने में हो, वो पीसीएस के बच्चे के लिए वो रामबाण है। पूरा मैं कॉन्सेप्ट खोल के आज रख दिया, और उसका भरपूर लाभ लीजिए, और बच्चे को शेयर पहुंचाइए, और अपनी कामयाबी को सुनिश्चित कीजिए, और एक अच्छे समाज में एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे इंसान बनिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को और अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। धन्यवाद।